ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 7। आज हम एक नया लेक्चर, नई बात, नए ढंग से डिस्कस करने वाले हैं बेटे। एंड आई हैव डिलीवर्ड 6 लेक्चर्स इन कॉस्ट क्लासिफिकेशन, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ACCA चैप्टर 2 जो मैं ले रहा हूं, दैट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन। और अप टू दिस पॉइंट, अप टू लेक्चर नंबर 6, बिकॉज दिस इज 7th लेक्चर, मैंने आपको कॉस्ट के बारे में और कॉस्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताया। बेटा एक सेपरेट एक लेक्चर ले रहा हूं मैं फॉर अ सेपरेट क्लासिफिकेशन, एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट आई विल बी टेकिंग 6 क्लासिफिकेशंस। आपके कैपलन में, आपके बीपीपी में देयर आर ओनली 4 क्लासिफिकेशंस, एंड आई हैव डिस्कस्ड एज पर यू मैंने आपके साथ 4 क्लासिफिकेशन, 3-4 तो डिस्कस कर भी ली। आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ वी कैन डिवाइड अ कॉस्ट इनटू एलिमेंट वाइज, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस। फिर मैंने आपको एक और बात बताई दैट कॉस्ट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट। देन आई हैव टोल्ड यू दैट आई कैन बाइफरकेट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर बड़ा ही इंपॉर्टेंट, लेक्चर नंबर 6 जो मैंने लास्ट लेक्चर में लिया कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है। एंड आई हैव गिवन यू द वेरी रियल लाइफ एग्जांपल्स। और उसके बाद फिर मैंने बताया कॉस्ट कैन बी बाइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी एक दो क्लासिफिकेशंस हैं जो हम करेंगे। आज हम लेक्चर नंबर 7 में ले रहा हूं मैं। बेटे मैं आज के इस लेक्चर में एक तो टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस कैपलन के करने वाला हूं, और अभी मुझे कुछ बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट में एक छोटी सी बात और बतानी है कि भाई हाउ वी कैन कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। तो आप सभी के सभी रजिस्टर ओपन कर ले जी। ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 7 F2 कॉस्ट क्लासिफिकेशन। बेटे मैं 6 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं, आज ये लेक्चर नंबर 7 है। आज क्लास में अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटर बाहर निकाल लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। बेटे कैलकुलेटर का अपना ही बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। कैलकुलेटर जरूर रखें, बिकॉज आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको लॉजिकली देखेंगे कि जो मैंने अभी तक बताया आपको, दैट कॉस्ट एज पर एलिमेंट वाइज, कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी, कॉस्ट एज पर बिहेवियर, क्या सच में क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एंड बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किट देखें, मॉक टेस्ट देखें तो भरा पड़ा यार। आइए जी, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल लेक्चर नंबर 7। कमर सीधी रख के पढ़ेंगे, ईमानदारी से टेबल चेयर में बैठेंगे। और मैं एक छोटी सी बात आज कहना चाहूंगा कि आप F2 कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करनी है। नॉलेज लेवल के बाद सीधा स्किल लेवल में आना है, और स्किल के बाद सीधा प्रोफेशनल में आना है। इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज अपनी कहानी को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अप टू लेक्चर नंबर 6 एंड स्पेसिफिकली लेक्चर नंबर 6 आई हैव डिस्कस्ड द बिहेवियर। जैसे चिड़ियाघर होता है ना बेटा, उस चिड़ियाघर में अलग अलग तरह के जानवर, पक्षी पाए जाते हैं, वो सबका नेचर अलग अलग है। जिराफ का नेचर अलग है, मॉन्की का नेचर अलग है, स्नेक का नेचर अलग है, एलिफेंट का नेचर अलग है, लायन का नेचर अलग है। बिल्कुल ऐसे ही वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट, एंड वी हैव डिस्कस्ड द बिहेवियर। सब कुछ, किसी का बिहेवियर वेरिएबिलिटी का होता है, किसी का बिहेवियर फिक्स्ड होता है ना। तो आज लास्ट लेक्चर में मैंने इस बात को बताया था, बट मैं कुछ ज्यादा बताने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आपको मैं टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस करा दूं। तो पहले आप कैपलन खोल लीजिए। मैं वैसे लेक्चर नंबर 6 की बात करूं, लेक्चर नंबर 5 की बात करूं, लेक्चर नंबर 4 की बात करूं, 4, 5, 6 में मैंने क्लासिफिकेशंस बताई। 3 क्लासिफिकेशंस अभी तक बता चुका हूं। फंक्शन वाइज वाली अभी रहती है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एक बार लिख लेंगे बेटे, एक मटका बनाएंगे और आज के इस लेक्चर को लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज बिकॉज यहीं से आज हमारी कहानी शुरू होगी, कहानी किस्मत की। और मैंने यहां पे लिखा था लेक्चर नंबर 6 कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर नंबर 6 ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, एंड वी हैव बाइफरकेटेड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप वाइज कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। मैं चाहता हूं कि आप कैपलॉन एक बार ओपन कर लें, और मैं भी आपके लिए कैपलॉन ओपन करूंगा, सो दैट ये आपको भी और मुझे भी लॉजिकली बातें ज्यादा समझ आए। आइए जी, आइए दोस्त। कहां गया कैपलॉन, कहां पे है बेटे? आ गया कैपलॉन। देखिए मैंने कैपलॉन आपके सामने ओपन कर लिया। क्लासिफिकेशन बाय नेचर, क्लासिफिकेशन बाय
बाय एलिमेंट वी हैव डिस्कस्ड, मैंने अलग से लेक्चर नंबर 4 या 3rd या 4th में बताया आपको दैट हाउ वी कैन क्लासिफाई द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट वाइज बाय टेकिंग द लीवाइज एग्जांपल। ठीक है सर, उसमें मैंने कहा था मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट कि मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस की बातें हमने की थी। क्लासिफिकेशन बाय नेचर, मुझे लगता है कि मैंने नेचर भी आपको बता दिया बड़ा अच्छी तरह से, फिर भी हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इफ द कॉस्ट इज स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर दैट प्रोडक्ट, if the cost is specifically incurred for that department, then it is a direct cost. But if it is incurred for a common, as I have just discussed, अगर वो कॉमन में होती, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट तो बड़े सारे यूनिट्स बनाती है, तो दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आपको अब ये देखना है कि वेदर दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद हम आगे चलें, इनडायरेक्ट कॉस्ट में मैंने लिखा है विच कैन नॉट बी, देखिए आपकी कैप्लन भी कह रही है विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद द स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। वैसे आई थिंक मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, अभी हम लेक्चर नंबर 9, 10 में बताऊंगा। आप मान के चलिए प्रोडक्शन यूनिट्स मान लीजिए, ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, it means the material which is not specifically incurred for a particular unit, that is in common। जैसे हम ऑयल एंड लुब्रिकेंट डालते हैं मशीनरी में, है ना, दैट, और मशीनरी सबके लिए यूज होती है, तो दैट ऑयल इज मटेरियल बट दैट इज नॉट डायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली इनडायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजर की जो सैलरी हम पे करते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट बिकॉज वो सुपरवाइजर सबके सारे लेबर को सुपरवाइज कर रहा है। एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट इज एन एक्सपेंस एंड दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी। तो आइए जी, मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ बिल्कुल फर्स्ट टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 करें, बिकॉज आज हम ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग कॉस्ट एंड मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। पहली बात वो कहता है ये बताओ कि जो खर्चे हमने दिए हैं, जो हम एक्सपेंस नीचे दिए हैं जिनका नाम है, आप ये बताओ क्या वो मटेरियल है, क्या वो लेबर है, क्या वो एक्सपेंस है। एक बच्चा कहता है क्या और कुछ नहीं हो सकता बेटे, उसको मैं थप्पड़ मारूंगा क्योंकि उसने कमर सीधी करके बैठ के पढ़ ही नहीं रहा। बेटे एक्सपेंस, खर्चा खाली 3 तरह का हो सकता है, या तो वो मटेरियल हो सकता है, आपको सबसे पहले यही सोचना है कि क्या वो मटेरियल है, अगर नहीं है तो फिर पूछना है क्या वो लेबर है, अगर नहीं है तो फिर पूछना है क्या, फिर पूछना भी नहीं है, क्योंकि अगर वो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो बेटे एक्सपेंस ही होगा। इफ दैट इज नॉट मटेरियल, इफ दैट इज नॉट लेबर, then that is expense। You getting a point? तो मैंने यहां पर आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। पहली बात हमें ये डिफाइन करना है कि क्या वो मटेरियल है, क्या वो लेबर है, क्या वो एक्सपेंस है, और अगर वो मटेरियल है तो क्या वो डायरेक्ट मटेरियल है, क्या वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, अगर वो लेबर है तो क्या वो डायरेक्ट लेबर है, क्या वो इनडायरेक्ट लेबर है, अगर वो एक्सपेंस है तो क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बड़ी सिंपल सी बात है जी। हम सबसे पहले मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस को चेक करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट है द हायर ऑफ स्पेसिफिक टूल्स और इक्विपमेंट। हमने एक इक्विपमेंट को या टूल्स को किराए में लिया और उसके हायर चार्जेस दिए, है ना। पहली बात आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कि ये क्या आइटम होनी चाहिए, मतलब आपने सबने पढ़ना है और आपने बताना है कि भाई ये, पहले तो ये बताना है कि क्या ये मटेरियल है, क्या ये लेबर है, क्या ये एक्सपेंस है। उसके लिए टेस्ट बड़ा सिंपल है। आप जब इक्विपमेंट लेते हैं तो क्या वो मटेरियल अपने माइंड से पूछना है, आंसर कहेगा नो दिस इज नॉट मटेरियल। क्या ये लेबर है, क्या कोई ह्यूमन एफर्ट है, नो दिस इज नॉट ह्यूमन एफर्ट। तो फिर आपने थर्ड एक्सपेंसेस में सोचना नहीं है, जिसका कोई नहीं है यारो, उसका तो खुदा है ना। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। जो किसी का नहीं है, जो मटेरियल भी नहीं है, जो खर्चा लेबर भी नहीं है, बेटे वो एक्सपेंस ही होगा। लास्ट में तो हम एक्सपेंस भगवान के पास ही जाते हैं। तो मैं कहूंगा आप जो पे कर रहे हैं, मैं कहता हूं दिस इज एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है जी, सीधी सी बात, आराम से। वैसे मैंने इसके ऊपर बड़ी अच्छी स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, अभी हम देख लेंगे। रेंट ऑफ द फैक्ट्री, आपको ये बार बार माइंड में सोचना है कि क्या ये रेंट मटेरियल है, नहीं मटेरियल तो नहीं है। क्या ये लेबर ह्यूमन एफर्ट्स के लिए, नहीं ये भी नहीं है। क्या ये अब आपने थर्ड सोचना ही नहीं है कि एक्सपेंस है या नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ तो होगा ही। जब मटेरियल नहीं है, जब लेबर नहीं है, तो मेरे दोस्तों 101% एक्सपेंस होगा। क्या लगता है ये बात बिल्कुल समझ आ रही है? देखिए आंसर तो उसका है कैप्लन में, बट फिर भी आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको वे बताना चाह रहा हूं, टेक्निक बताना चाह रहा हूं कि किस टेक्निक से हम करेंगे। सुपरवाइजर सैलरी, क्या ये मटेरियल है? नहीं। क्या ये लेबर है? हाँ, क्योंकि हम ह्यूमन एफर्ट के लिए दे रहे हैं। तो बेटे पहली बात हम इसको लिख रहे हैं एल। ऑयल
लो फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन्स, दिस इज मटेरियल। वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, दिस इज लेबर, दिस इज एक्सपेंसेस। देखिए अगर आप उस बेंचमार्क, उस क्राइटेरिया से चलते हैं तो कितनी जल्दी आपने डिफाइन कर दिया कि ये एक्सपेंस है, ये लेबर है, ये मटेरियल है, ये लेबर है। नाउ द पॉइंट इज वी हैव टू सी। अच्छा मैंने जान के वैसे पहले फर्स्ट कॉलम फिलअप किया, वैसे आप दूसरा कॉलम भी उसके साथ साथ फिलअप कर सकते थे, बट द पॉइंट इज मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा लॉजिकली ज्यादा बताऊं आपको तो आपको ज्यादा समझ आएगा, है ना, इसलिए बस किया और कोई बात नहीं है। अब आपने बताना था हायर ऑफ स्पेसिफिक टूल्स और इक्विपमेंट, आपने कोई स्पेसिफिक टूल्स या स्पेसिफिक इक्विपमेंट खरीदा है तो बेटा ये तो एक पर्टिकुलर यूनिट्स को बनाने के लिए लिया है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज डायरेक्ट। रेंट ऑफ द फैक्ट्री, अब फैक्ट्री में तो बड़े सारे यूनिट्स बनते हैं, बड़े सारे यूनिट्स की प्रोडक्शन होती है, एक यूनिट की तो प्रोडक्शन होती भी नहीं, तो मैं कहूंगा रेंट ऑफ द फैक्ट्री इज इनडायरेक्ट। सुपरवाइजर सैलरी, बेटे सुपरवाइजर तो बड़े सारे लेबर्स को सुपरवाइज करता है, आप खुद बताइए, या एक पर्टिकुलर लेबर को करता है, नॉट फॉर स्पेसिफिक यूनिट और स्पेसिफिक लेबर, सो इट इज इनडायरेक्ट। ऑयल फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन्स, अब एक मशीन में तो बड़े सारे यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, इट इज इनडायरेक्ट। वेजेस ऑफ वर्कर्स फॉर प्रोडक्शन, बेटे ये क्वेश्चन लॉजिकली कह रहा है कि ये प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है, सो इट इज डायरेक्ट। डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, बेटे इट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि एक इक्विपमेंट में कितनी सारी बातें बनाते हैं। अच्छा इसको मैंने बड़ी अच्छी तरह से, मैं क्या बताऊं, इसको मैंने बड़ी अच्छी तरह से आपके लिए, इसको मैंने इसकी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। देखिए बड़ी मेहनत की है दोस्त, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी मेहनत रही होगी। टेस्ट योर सेल्फ में मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर किए, मैंने आपको एक एग्जांपल बताने की कोशिश की, लेक्चर नंबर 2 या 3 में मैंने बताया था लीवाइस जीन्स का, कि इफ यू आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ लीवाइस जीन्स एंड हाउ यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लीवाइस जीन एंड हाउ वी कैन से दैट दिस इज डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज डायरेक्ट लेबर, एंड इन दैट आई हैव गिवन द कंडीशंस बताई थी कि डायरेक्ट मटेरियल की कंडीशंस क्या है, डायरेक्ट लेबर की कंडीशंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कंडीशंस क्या है। तो आप देखिए मैंने कहा जी स्पेसिफिक टूल, स्पेसिफिक इक्विपमेंट जो परचेज की, आपने माइंड में सबसे पहले सोचना क्या ये मटेरियल है, नहीं, क्या ये लेबर है, नहीं, तो फिर ये एक्सपेंसिव होगा, और ये स्पेसिफिक है इसलिए डायरेक्ट है। सेकंड पॉइंट जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, रेंट ऑफ एक्सपेंस, क्या ये मटेरियल है, नहीं, क्या ये लेबर है, नहीं, तो फिर ये एक्सपेंसिव होगा और ये इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर नॉट इनकर्ड स्पेसिफिकली अबाउट बार बार लिखा, बार बार देखो, 1000 बार देखो, कि आपके माइंड में मैं अंदर तक डाल दूं और F5 में आपको प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। सो इट इज इनडायरेक्ट। सुपरवाइजर सैलरी, क्या ये मटेरियल है, नहीं, क्या ये लेबर है, हाँ, यस इट इज लेबर, सो लेबर एज इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर पर्टिकुलर वर्कर्स, सो इट इज इनडायरेक्ट। तो आई थिंक मैंने सारी बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऑयल ऑफ लुब्रिकेटिंग मशीन्स, इट इज मटेरियल, yes it is material, whether it is specific for a particular product, no, it is in that machine we will be producing so many number of units, so it is indirect. Next is wages of factory, wages of factory मतलब आप वेजेस दे रहे हैं फैक्ट्री वालों को, लेबर तो है, तो मैंने लिख दिया एज इट इज ए ह्यूमन एफर्ट, इट इज अ लेबर एंड इट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट लेबर। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, इट इज नॉट मटेरियल, क्या ये मटेरियल है, नहीं, क्या ये लेबर है, नहीं, सो फिर तो भाई एक्सपेंसिव होगा, और एक्सपेंस है तो क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट होगा, बिकॉज ये स्पेसिफिकली किसी के लिए इनकर नहीं हो रहा। बेटे बड़ी आपसे क्या बताऊं, आपसे प्यार है इसलिए मैं सारी बातें अलग अलग लिखता भी हूं, समझाता भी हूं और बताता भी हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी एक बार ध्यान से मेरी बात को सुने तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। बेटे अपने साथ वो रख ले, क्या कैप्लन की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, कैलकुलेटर देखिए मेरे पास है, कैलकुलेटर होना चाहिए, इरादे बुलंद होने चाहिए कि हम ये क्वेश्चन कर देंगे। कॉस्ट क्लासिफिकेशन अगर आपको क्लियर हो गया ना तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टेक्निक, जॉब सब कुछ इजी हो जाएगा। तो अब मैं आ रहा हूं जी इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट लेबर एंड विच इज क्लासिफाइड एज डायरेक्ट कॉस्ट। अब आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा क्योंकि आपको लॉजिकली समझ आ गई। मैं बी पार्ट अगर पहले करूं, डायरेक्ट कॉस्ट और कॉस्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ कॉस्ट सेंटर बट नॉट अ सिंगल कॉस्ट यूनिट। अच्छा मैंने अब वैसे आपको अभी कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट के बारे में नहीं बताया, वो लेक्चर नंबर 10 या 11 में बताऊंगा, इसलिए मैं अभी ये नहीं ले रहा। तो फिर थोड़ा सा इसमें मेरे को बताना पड़ेगा लॉजिकली, अभी मैंने वो बताया नहीं आपको, तो मैं अभी आपको फंक्शन वाइज भी नहीं बताई मैंने क्लासिफिकेशन, है ना। तो इसलिए मैं टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं ले रहा क्योंकि इसमें फंक्शन वाइज है। बेटे भूपेश आनंद एक एक लॉजिक का ध्यान रखता है कि क्या उसने बताया और क्या नहीं बताया, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है जी, मैं आ गया जी नेक्स्ट में आ गया जी,
मैं आ गया जी यहाँ पर बिहेवियर वाइज। मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 6 में बड़ी सारी बातें आपको बताई कि बिहेवियर में वेरिएबल कॉस्ट होती है, बिहेवियर में मार्जिन फिक्स कॉस्ट होती है, ये सब हमने ग्राफ भी देखे, है ना। उसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी देखी, फिर हमने स्टेप वाइज कॉस्ट भी देखी, और मैंने एक बड़े सारे एग्जांपल से आपको बताया दैट व्हाट आई मीन बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, व्हाट आई मीन बाय टोटल फिक्स कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। फिर मैंने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल डिक्लाइन, total fixed cost will remain same, fixed cost per unit will be declining as we increase the production. We have all seen that. तो आइए जी सीधा ही मैं आपके सामने टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुका हूं। आप कैप्लॉन ओपन कर लीजिए, एडिशन कोई भी और चेंजेस ज्यादा है नहीं। A company has a following information in relation to one of its products. वो कहता है जी एक कंपनी है, वो बड़े सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, और एक प्रोडक्ट के लिए उसने कहा कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट लगता है $1 का, एक यूनिट को बनाने में $1 लगते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट $3 लगते हैं, एक यूनिट को बनाने में लेबर जो है डायरेक्ट $3 की है। अच्छा, अब अभी तक आपको पता चल चुका व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट मटेरियल एंड व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट मटेरियल, व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट लेबर एंड व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट लेबर, व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंस एंड व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी, वेरिएबल प्रोडक्शन पर यूनिट $3 पर यूनिट है। अब देखो यहाँ पर ये तो बात समझ आ गई, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल। यहाँ पे कहता है जी फिक्स्ड, एंड यू नो व्हाट आई मीन बाय फिक्स्ड। आप प्रोडक्शन करें या नहीं करें इट विल रिमेन सेम, उसको बोलते हैं फिक्स्ड। और वो कहता है ये 30,000 पर मंथ है, और एक महीने में हम 15,000 यूनिट सोच रहे हैं कि हम बनाएंगे। और मैंने बताया था कि फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। अभी वैसे आपको ओवरहेड्स के बाद पता चलेगा एब्जॉर्प्शन रेट, अभी छोड़ देते हैं एब्जॉर्प्शन रेट भी। आप मुझे बताओ 30,000 का खर्चा है और हमें लगता है कि हम 15 यूनिट बना सकते हैं, 15,000 यूनिट बना सकते हैं। आई कैन प्रोड्यूस 15,000 यूनिट्स एंड आई एम इनकरिंग 30,000 रुपीज फॉर अ मंथ। It means I can say with the help of mathematics, 3rd, 4th, 5th class mathematics, that if I am incurring 30,000 rupees for 15,000 units, then how much will be the cost for 1 unit? That will be 2 rupees per unit, $2 per unit, 2 pounds per unit. ठीक है सर, कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट। वो कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट निकालिए एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द बजटेड प्रोडक्शन। बड़ी सिंपल सी बात है, बजटेड प्रोडक्शन 15,000 यूनिट्स है। वो कह रहा है जी इस 15,000 यूनिट्स के लिए आप एक यूनिट की कॉस्ट भी निकाल के दिखाएं और हमें ये भी बताएं दैट हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट। अब क्या है कि इसका आंसर भी कैप्लॉन में तो है, फिर भी आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लॉजिकली ज्यादा बातों को समझें तो जाके ज्यादा बेनिफिट होता है बेटा। मैंने बड़ी मेहनत की सर आपके लिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं चाहता तो टिक टिक लगा सकता था बाकी टीचर्स जैसे, लेकिन मुझे लगा कि मैं जब तक मैं नहीं लिखूंगा आप नहीं लिखोगे। अच्छा, लिखने से ज्यादा बातें समझ आती हैं, तो मैंने लिखा स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने का खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल अगर हम एक यूनिट का बनाए तो $1 है, डायरेक्ट लेबर अगर हम एक यूनिट का बनाए तो $3 है, डायरेक्ट वेरिएबल प्रोडक्शन $1 की एक यूनिट की बनाए तो $3 है, फिक्स प्रोडक्शन। अब देखिए फिक्स प्रोडक्शन तो टोटल दी हुई है महीने की, तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपको एग्जांपल्स में लेक्चर 6 में ये बात बताई थी कि अगर आपको टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है तो आप एक यूनिट की कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मैं कहता हूं जी 30,000 रुपीज में इनकर कर रहा हूं 15,000 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितनी होगी? 3rd क्लास की मैथमेटिक्स है जी, 30,000 रुपीज, $30,000 अपॉन 15 यूनिट्स, दैट कम्स टू $2 पर यूनिट। मैंने $2 आपके सामने कैलकुलेट करके दिखा दिया। फिर टोटल किया, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, वेरिएबल प्रोडक्शन पर यूनिट, फिक्स पर प्रोडक्शन पर यूनिट, और टोटल आ गया जी $9। क्वेश्चन कहता है कि आप क्या करो ये भी बताओ कि 15,000 यूनिट्स अगर हम बनाते तो टोटल खर्चा कितना आता। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है कि आप एक यूनिट की कितनी है जी, एक यूनिट की है जी ₹1 पर यूनिट। ठीक है, तो ₹1 इंटू 15,000 यूनिट्स, $15,000। डायरेक्ट लेबर इज $3 पर यूनिट, 15,000 यूनिट्स इंटू 45,000 आ गया। क्योंकि हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। और फिक्स कॉस्ट चाहे आप 15,000 यूनिट्स बनाए, चाहे 10,000 बनाए, चाहे 8,000 बनाए, चाहे 20,000 बनाए, वो $30,000 ही रहने वाली है। अब आप चेक करिए कि मैंने क्या किया आपके लिए, दोबारा से सारी कैलकुलेशन की, और यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट में मैंने यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं किया। आप देखिए मैंने यूनिट से यहां मल्टीप्लाई नहीं किया, जबकि यहां पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, यहां पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, यहां पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया। बिकॉज फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज द नेचर ऑफ दैट, बिहेवियर ऑफ दैट। सो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई आपके सामने
$1,35,000 इसका आंसर भी आपके कैपलोन में है। बट पॉइंट ये आता है कि आप किस तरह से उस बात को समझ रहे हैं, खाली आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं या लॉजिकली बात को सोच के कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मैं अभी 1 सेकंड की बात फिर करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या कुछ और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। आइए देख ले, एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी, मैं इस समय टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 करा चुका हूं और स्टेप फिक्स कॉस्ट मैंने लेक्चर नंबर 6 में बताई थी, सीडीओ वाली कॉस्ट, एग्जांपल्स भी बताए थे, आपके कैपलॉन में भी है और मैंने बड़ी प्यार से इनको सबको समझाया है। मैं आ गया जी टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 5 में। अब आपको उन्होंने क्या किया, अलग अलग खर्चे के नाम दे दिए हैं और आपको बताना है कि उसका बिहेवियर कैसा है। जैसे मॉन्की दे दिया है ना, उसके बाद जिराफ दे दिया है, उसके बाद एलिफेंट दे दिया, उसके बाद स्नेक दे दिया, उसके बाद स्पैरोज दे दिए। आपको देखना है, उनका नेचर समझना है और उसके बारे में बताना है। इट मींस यू हैव टू टेल दैट वेदर दीज कॉस्ट आर फिक्स्ड, क्या ये फिक्स्ड है, क्या ये वेरिएबल है, क्या ये सेमी वेरिएबल है या स्टेप फिक्स कॉस्ट है। इट मींस स्टेप, सेमी वेरिएबल और स्टेप फिक्स कॉस्ट, ये चारों के बारे में आपको बताना है आराम से। मैं चाहता हूं कि आप प्यार से आराम से इस क्वेश्चन को पहले देखें और फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आप बताइए जी, मंथली रेंट है, एक फैक्ट्री का हम रेंट पे कर रहे हैं मंथली। आप यूनिट्स बनाएं या ना बनाएं, आप प्रोडक्शन करें या ना करें, इट विल रिमेन सेम एंड इट इज फिक्स कॉस्ट एंड दैट टू इट इज एक्सपेंस, क्योंकि रेंट इज नॉट अ मटेरियल, रेंट इज नॉट अ लेबर, रेंट इज एक्सपेंस। बट जबकि उन्होंने नहीं पूछा कि मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है, उन्होंने खाली ये पूछा है कि इसका बिहेवियर बताओ कि ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है या स्टेप वाइज फिक्स्ड है। तो मंथली रेंट अगर हम देखें, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट। आराम से देखो, आंसर पे मत जाना, आंसर तो दिया ही हुआ है, मैं जो एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट इज काउंसिल टैक्स चार्ज। आप ये बताइए, मैंने आपको एक बात बतानी थी कि काउंसिल टैक्स चार्ज क्या होता है, कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ फिक्स टैक्स देना ही पड़ता है क्योंकि वो काउंसिल वालों को देते हैं ना। जैसे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, आप ये मान के चलिए कि काउंसिल टैक्स चार्ज का मतलब है यू हैव टू पे मिनिमम टैक्स, देना पड़ेगा वेदर यू आर अ प्रॉफिटेबल एंटिटी और वेदर यू आर अ नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग और वेदर यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। तो इसको अभी हम फिक्स लिखते हैं, प्रोडक्शन लाइन वर्कर वेजेस। प्रोडक्शन लाइन वर्कर वेजेस, आप बताइए जी, ऐसे वर्कर्स जो प्रोडक्शन से रिलेट कर रहे हैं, जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी लेबर भी बढ़ेगी, आपको ज्यादा ह्यूमन पीपल को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो आप बताइए, क्या ये वेरिएबल लगती है या फिक्स लगती है या सेमी वेरिएबल लगती है या सेमी स्टेप फिक्स लगती है? बेटे वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखिए आप अगर अपने घर का, आप इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान रहते हैं या लंदन रहते हैं या झुमरी तलैया रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ तो, एक तो मीटर रेंट होता है और उसके बाद फिर वो बढ़ता है जब आप ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। आप कुछ कंज्यूम करें या ना करें, उतना अमाउंट फिक्स्ड ही रहेगा क्योंकि मीटर का रेंट लेते हैं वो। वाटर चार्जेस, दैट चार्जेस रिमेन फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड इज फिक्स्ड, है ना। अब आप ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो बढ़ेगा, फिर फिक्स्ड, फिर बढ़ेगा। इट मींस इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैं ये कहूंगा जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। टेलीफोन बिल, अगेन पहले जमाने में लोगों के पास लैंड कनेक्शन होते थे, अभी भी अगर आपके पास लैंड कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड लिया हुआ है, तो मैं ये समझता हूं कि टेलीफोन बिल में भी आपका कुछ फिक्स पार्ट फिक्स्ड है, आप फोन करें या ना करें आपको फिक्स्ड रेंट तो देना पड़ेगा। जैसे वाटर मीटर, टेलीफोन मीटर, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑल दीज आर सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड है फिर वेरिएबल है। ठीक है सर। एनुअल सैलरी, आप लॉजिकली बताएं कि सैलरी हम जो पे कर रहे हैं ह्यूमन एफर्ट के लिए दे रहे हैं, इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस नो डाउट, बट they have asked that whether it is fixed, whether it is variable, whether it is semi variable और whether it is step wise। तो आप ये बताइए क्या लगता है आपको, एनुअल सैलरी, सैलरी बेटे सैलरी जो है इट इज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आप प्रोडक्शन करें या ना करें, एसीसीए को जो सैलरी दे रहे हैं इट इज अ सैलरी। Now ACCA जो गाय आपने अपॉइंट की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, you are a management accountant, your salary is not related with the production, your salary is not related with that, so it means the salary which is being paid by the organization to the management accountant for a particular year, for a particular 12 months, that is fixed in nature. So I will write down fixed. Depreciation of 1, 2 or 3 machines,
आप बताइए कि लॉजिकली डेप्रिसिएशन ऑफ वन, मैंने आपको वैसे एक बात बताई हुई थी कि डेप्रिसिएशन इज अ स्टेप वाइज फिक्स कॉस्ट, ठीक है सर। एंड रॉ मटेरियल इट इज अगेन अ वेरिएबल कॉस्ट। आप जितना ज्यादा लीवाइस की जीन्स प्रोड्यूस करेंगे, आप ज्यादा आपको मटेरियल कॉस्ट लगेगी। और ये हमने आपके सामने बेटे ग्राफ प्रिपेयर रखे हुए हैं। ये सारे ग्राफ मैंने लेक्चर नंबर 6 में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि जब आप ग्राफ से समझते हैं तो ज्यादा लॉजिकली समझ आता है। एक्स एक्सिस में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे, वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे। आप मुझे बता दीजिए कि अभी छोड़ देते हैं, वो पूछेगा भी आप कौन कौन से ग्राफ है, आपको क्या लगता है बेटे? मैं तो समझता हूं दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने बड़ी लेक्चर 6 में डिस्कस किया है कि जब आप एक यूनिट नहीं बनाते तो फिर नहीं होती, एक यूनिट बनाते हो तो फिर इतनी 45 डिग्री का एंगल आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस योर कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। उसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप नीचे देखें तो मैं कहूंगा ये दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट। ग्राफ नंबर 4 को देखें, आप कुछ प्रोड्यूस करें या ना करें, इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इस ग्राफ को मैं ये भी कह सकता हूं दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि एक यूनिट की कॉस्ट वेरिएबल फिक्स रहती है। मैंने बेटे आपको टेबुलर फॉर्म में सब बताया है, आज उसका रिजल्ट आ रहा है आपके सामने। दिस इज स्टेप वाइज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आप देखिए पहले तो फिक्स्ड है फिर स्टेप से बढ़ रही है, स्टेप वाइज फिक्स कॉस्ट। एंड दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आप चेक करिए जी, सेमी वेरिएबल कुछ फिक्स्ड है और फिर वेरिएबल बढ़ती जा रही है। उसके बाद अगर आप ग्राफ नंबर 5 को देखें, ग्राफ नंबर 5, आप ग्राफ नंबर 5 और 6 को चेक करें। मैं कहता हूं जी दिस इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। ये भी बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में बताई दैट दिस इज कॉस्ट, दिस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। एंड दिस इज अगेन आई विल से टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके सामने ये सारे ग्राफ हैं, मैंने उनको वैसे देख देख के बता दिया। मैं आगे चला जी, मैं भूपेश आनंद, मैं आगे चल रहा हूं और आज के लेक्चर की अब शुरुआत हो रही है बेटे। मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं, अभी तक जो भी कुछ किया दैट इज टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग्स। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं दैट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड क्लासिफाई द कॉस्ट एंड स्पेसिफिकली you should on the basis of behavior wise also, because you should know that whether it is a variable cost, whether it is a fixed cost, whether it is a semi variable cost and whether it is a step wise fixed cost। because जब आपको उसके बिहेवियर का पता होगा, जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम सबको सारे फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर का पता है, तो आप अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हो। बिल्कुल इसी तरह से एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इफ यू आर अवेयर ऑफ द बिहेवियर ऑफ दैट कॉस्ट कि भाई इसका फिक्स्ड नेचर है, ये तो होगी, ये वेरिएबल नेचर है, ये स्टेप वाइज वेरिएबल, इट मींस आप अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज को आप डिसीजन मेकिंग में ज्यादा सक्षम रहेंगे। यू कैन टेक अ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कि भाई ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वेदर वी शुड क्लोज डाउन और वेदर वी शुड कंटिन्यू। इट मींस द पॉइंट इज, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं, it is very important that you should find out the nature of that fixed cost, well, nature of that cost on the basis of behavior wise, either on the basis of function wise or on the basis of element wise or on the basis of traceability or on the basis जो भी कुछ, मतलब कहने का है कि आपको ही पता नहीं, लेकिन एग्जामिनर कई बार आपके साथ चालाकी करेगा। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो खड़ा हो गया, वो कहता चालाकी करेगा। हाँ बेटे, कमर सीधी करके बैठना, मैं जो बता रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो ये नेचर या बिहेवियर नहीं बताएगा कि इसका क्या बिहेवियर है, बट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको चेक करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट उसका बिहेवियर वेरिएबल इन नेचर का है या उसका बिहेवियर फिक्स्ड इन नेचर का है या उसका बिहेवियर सेमी वेरिएबल कॉस्ट इन नेचर का है या उसका बिहेवियर स्टेप फिक्स कॉस्ट का नेचर का। मतलब आपको बिहेवियर निकालना पड़ेगा, मोटी सी बात। मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या आप बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो अब बिहेवियर निकालेंगे कैसे? वैसे तो इन्होंने क्या किया, पूरे बड़े सारे स्टेप्स दे दिए, ये करो फिर ये करो फिर ये करो, कुछ नहीं करना। आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे ना तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे उन्होंने 4 स्टेप्स दिए और उस मेथड का नाम डाल दिया हाई लो मेथड। जैसे एक ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर होता है, कभी हाई चला जाता है कभी लो चला जाता है। तो जब हाई गया तो वो क्या सोचता था किस समय हाई गया और लो कब गया, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम उसकी मन की स्थिति या कुछ रीजंस निकाल सकते हैं कि हाई क्यों जा रहा है या लो क्यों जा रहा है। अगर एवरेज रहता है तो फिर कुछ मुश्किल रहेगा निकालना। इसका मतलब इन केस यू वांट टू फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट, आप ये चेक करो कि
कॉस्ट हाईएस्ट कब चली जाती है और कॉस्ट लोएस्ट कब चली जाती है, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट के कंट्रास्ट में, जैसे पीला सूट लाल दुपट्टा, कंट्रास्ट है ना। जैसे मैंने आज ये देखो ये येलो कलर का स्वेटर भी पहना है, टाई भी, शर्ट भी येलो कलर की है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आपको कंट्रास्ट वाली चीजें बता दें तो आप ज्यादा अच्छी तरह से उसके बिहेवियर को निकाल पाएंगे। जैसे मैं कहूँ, एक ह्यूमन बीइंग है, इसको गुस्सा गुस्सा बहुत आया और बहुत ज्यादा खुश हो गया, तो अगर मुझे दो इवेंट्स या दो सिचुएशंस पता चल जाए कि जब गुस्सा आया तो क्या चीज हुई थी कि इसको गुस्सा आया, और जब बहुत ज्यादा खुश हुआ और डांस करने लग गया तो क्या हुआ कि जब ये खुश हो गया। If I can find out these two situations, I can compare, I can find out the nature of that human being. Similarly is the case with cost. If I am given with the units produced, कि मेरे को ये बताया जाए कि एक्टिविटी लेवल है, 5,000 यूनिट बनाए तो इतना खर्चा आया, 10,000 बनाए तो इतना आया, 12,000 बनाए तो इतना आया। अब मेरे को अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग कॉस्ट गिवन है, तो मैं इसमें इस कॉस्ट का मुझे नहीं बताया कि वेदर इट इज वेरिएबल इन नेचर, वेदर इट इज फिक्स्ड इन नेचर, वेदर इट इज सेमी वेरिएबल इन नेचर, वेदर इट इज स्टेप वाइज फिक्स्ड, कुछ नहीं पता। बट आई कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ दैट इफ आई कैन कंपेयर द लो एंड द हाईएस्ट, लोएस्ट प्रोडक्शन हाईएस्ट प्रोडक्शन को मैं अगर कंपेयर करूं तो मैं इसके नेचर को निकाल सकता हूं। इसी का नाम है जी हाई लो। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं, वैसे तो स्टेप्स हैं, मैंने अभी लिख भी दिए, मैंने अभी जो हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई है उसमें भी ये स्टेप्स यहीं से देख के लिखे हैं, लेकिन यकीन मानिए बिना स्टेप्स के भी आप कर सकते हैं, फिर भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम देख लें कि मैंने क्या लिखे हैं, फिर इसमें आते हैं। मैंने बड़ी मेहनत की, आपको क्या बताऊं। आप लिखिए जी, आप लिखिए, friends, as a management accountant you are a decision maker, and we have seen in chapter number 1 that we have to take planning, we have to do planning, we have to take decisions, we have to control that, and basically as a management accountant I have to take a decision. So as a management accountant it is important that you are a decision maker, and it is important to know the behavior of the cost. सो इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट, अब आपको क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं जाएगा। जो पहले जमाने की मूवीज आती थी, एक था लड़का एक थी लड़की, आपस में बोलते नहीं थे बट फिर भी प्यार हो जाता था, आंखों ही आंखों में तू मेरा और मैं तेरी। क्वेश्चन विल बी साइलेंट, बट यू हैव टू फाइंड आउट कि अगर वो क्वेश्चन साइलेंट है तो उसमें से कितना एलिमेंट उस कॉस्ट का फिक्स पार्ट का है और कितना एलिमेंट वेरिएबल पार्ट का, ये कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा जी, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन आल्सो यू कैन कैलकुलेट द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट। सो इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट इन रिगार्ड टू बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट, वी कैन फॉलो हाई लो मेथड एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, कि आप कॉन्ट्रास्ट वाली दो चीजें कंपेयर करेंगे तो ज्यादा आप डिटेक्शन कर पाएंगे। तो उसका नाम है हाई एंड लो। ठीक है सर, हाई एंड लो। ऊपर देखिए जी, मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिए, वहीं से कॉपी पेस्ट मारा कैप्लॉन और बीबीपी से। वैसे मैं आपको बताऊं, बिना स्टेप्स लिखे भी आप कर सकते हैं, बट आप लिखेंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, लॉजिकली बात आप रिलेट कर पाएंगे। तो मैंने लिखा जी, फॉलोइंग स्टेप्स मे बी फॉलोड एज पर हाई एंड लो मेथड। कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं एज पर हाई एंड लो मेथड। फर्स्ट इज सिलेक्ट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। मैंने कहा ना, कॉन्ट्रास्ट की दो चीजें कंपेयर करनी है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन और लोएस्ट प्रोडक्शन को कंपेयर करें। ठीक सर, और उस समय हाईएस्ट जब प्रोडक्शन हुई थी तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, और लोएस्ट प्रोडक्शन हुई थी तो कॉस्ट कितनी थी। हाईएस्ट कॉस्ट और लोएस्ट कॉस्ट को कंपेयर करें, और हाईएस्ट प्रोडक्शन और लोएस्ट प्रोडक्शन को कंपेयर करें, और उसके बेसिस में कंपैरिजन में रिलेशनशिप से यू कैन कैलकुलेट हाउ मच इज अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बेटे आंसर में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा, क्योंकि जब मैं वेरी की बात करता हूं, वेरी फिक्स कॉस्ट होती नहीं है, वेरी तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, एज वी हैव सीन इन द लेक्चर नंबर 6। तो मैं आपसे कह रहा हूं, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन, ऐसा समझ लीजिए। तो ये फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे लिखा है फॉर्मूला कैप्लॉन से, कॉस्ट एट द हाईएस्ट लेवल माइनस कॉस्ट एट द लोएस्ट लेवल अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस एट द हाईएस्ट लेवल माइनस यूनिट्स प्रोड्यूस एट द लोएस्ट लेवल। मैं कहता हूं जी, कुछ याद नहीं करना। अभी आप एक क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वैसे मैं बता रहा हूं, इसका मतलब है जी, चेंज इन टोटल कॉस्ट, change in total cost upon change in production in units। बड़ी सिंपल सी बात है, कितनी कॉस्ट बढ़ी और कितने यूनिट्स बढ़े, कितनी गोलियां थी और कितने आदमी से सांभा। गोलियां 4 थी और आदमी 2 थे, फिर भी मार नहीं पाए। कॉस्ट कितनी बढ़ी और प्रोडक्शन कितनी बढ़ी, या कॉस्ट कितनी कम हुई और प्रोडक्शन कितनी कम हुई। तो मैं उस कॉस्ट में से वेरिएबल एलिमेंट निकाल सकता हूं, क्योंकि जो बढ़ता है और जो घटता है वो वेरिएबल नेचर का ही होता है। आप समझ रहे हैं? ठीक है जी, यहां देखिए जी, मैंने क्या लिखा, स्टेप नंबर 3,
अच्छा, ये वैसे मैंने अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में लेना है कॉस्ट इक्वेशन, वैसे आपको पता है। आई नो दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वी हैव सीन इन द लेक्चर नंबर 6। हमें पता है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। अच्छा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालें, कैसे निकालते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होती है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है ना। यार मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं करना, आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनो, है ना। आप आओ जी, आओ जी, हम क्वेश्चन करके देखेंगे, सीखेंगे, और फिर हम बातें देखेंगे। हमने ज्यादा जल्दबाजी करनी नहीं है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इसी में आ गया, और मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने नहीं देखना हाई लो, हम वैसे ही कर लेंगे। इलस्ट्रेशन में आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, एज पर कैप्लान, ऊपर लिखा हुआ हाई लो मेथड। पेपर में नहीं आएगा कि हाई लो मेथड फॉलो करना है। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि हम कॉन्ट्रास्ट को कंपेयर करते हैं। वो कहता है जी आउटपुट अगर 200 यूनिट की है तो हमने 7000 यूनिट्स, $7000 की कॉस्ट आ रही है। अगर 300 यूनिट की है तो $8000 आ रही है, 400 यूनिट की है तो $9000 आ रही है। मैंने कहा अच्छा, नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट निकालिए। फिर लिखा है जी कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। फिर लिखा है जी एस्टिमेट द टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इफ आउटपुट इज 350 यूनिट्स। फिर लिखा है जी एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट इफ आउटपुट इज 6। सोल्यूशन नीचे दिया हुआ मुझे पता है, लेकिन मैं जिस वे से बताना चाहता हूं आपको लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैंने अभी अभी बताया कि आप हाईएस्ट और लोएस्ट को कंपेयर करें, कंट्रास्ट की चीजों को कंपेयर करते हैं, पीला सूट और लाल दुपट्टे को कंपेयर करेंगे। आप बताइए जो डाटा या जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें लोएस्ट कितना है? 200 यूनिट्स, और उसकी कॉस्ट कितनी है? $7000। और हाईएस्ट कितना है? 400 यूनिट, और उसकी कॉस्ट कितनी है? $9000। अब मुझे लगा कि 200 बनाता हूं तो $7000 लगते हैं, और 400 बनाता हूं तो $9000 लगते हैं। और मुझे पता है कॉस्ट अगर बढ़ती है तो खाली वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बढ़ती है, फिक्स कॉस्ट की वजह से नहीं बढ़ती। तो मैंने इसके लिए एक कंसेप्ट यूज कर दिया जी, चेंज इन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। आराम से चेंज कैसे निकालते हैं? कॉस्ट इन द हाईएस्ट यूनिट्स माइनस कॉस्ट इन द लोएस्ट यूनिट्स। प्रोडक्शन चेंज में कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट प्रोडक्शन माइनस लोएस्ट प्रोडक्शन। मैंने उसको चेंज लिख दिया, डेल्टा लिख दिया, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी कर दी। इकोनॉमिक्स में आप डेल्टा बोलते थे, डेल्टा इन कॉस्ट अपॉन डेल्टा इन यूनिट्स। अब आप बताइए जी डेल्टा इन कॉस्ट में यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं तो आपको शायद ज्यादा समझ आ जाए। मैंने कहा जी डेल्टा इन कॉस्ट कितनी है? $9000 माइनस $7000 अपॉन $400 माइनस $200 इज इक्वल टू, ये आ गया जी 200 यूनिट, सॉरी यूनिट्स, नीचे तो यूनिट्स है ये। तो $2000 अपॉन 200 यूनिट्स इज इक्वल टू $10 पर यूनिट। बेटा ये क्या आई? ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई, क्योंकि चेंज जो होती है वो वेरिएबल होती है, ऐसे याद रखना, रटना नहीं है। तो एक यूनिट के लिए हमने 10 रुपए पर यूनिट कैलकुलेट किया, इनका भी आंसर 10 रुपए पर यूनिट ही है। बट मैं समझता हूं कि जैसे मैंने बताया वो बड़ा इजी है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन दिस, ठीक है जी। सेकंड इज टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, बड़ी सिंपल सी बात है जी। आप टोटल फिक्स कॉस्ट किसी भी लेवल के लिए निकाल लीजिए, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट 200 यूनिट के लिए भी सेम रहेगी, 300 के लिए भी सेम रहेगी, 400 के लिए भी सेम रहेगी, किसी भी एक्टिविटी लेवल के लिए कर सकते हैं। और हमें पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट की एक रिलेशनशिप होती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बात तो पता ही है आप सबको। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जो टोटल कॉस्ट मान लेते हैं मैं इसके लिए करूँ $7000 है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, मुझे निकालनी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए $10 पर यूनिट लगते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, एंड 200 यूनिट्स हम बना रहे हैं। तो मुझे ये बात तो समझ आ गई कि $2000 की ये कॉस्ट होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब ये जो डिफरेंस होगा ये फिक्स कॉस्ट का ही होगा। तो 7000 में से 2000 चले गए तो $5000 की टोटल फिक्स कॉस्ट है। एक बच्चा कह रहा है उसको नींद आ रही थी, कमर सीधी नहीं रखी ना उसने, उसको लग रहा है कि शायद ये 300 यूनिट के लिए अलग होगी। बेटे थप्पड़ मारूंगा खींच के, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर ही फिक्स होता है। आप करके देख लो, आप 300 यूनिट के लिए करके देख लो। अगर मैं 300 यूनिट की बात करूं तो 8000 की कॉस्ट है। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 300 यूनिट बना रहे हैं तो 3000 आ गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट $3000 आ गई, बिकॉज $10 per unit is a per unit cost, so $3000 that comes to 5000. They check, just have a look on that. चेक करना भी चाहिए, क्रॉस चेकिंग करके देखिए, बिकॉज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर ही क्या है? इट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट वेरी विद द प्रोडक्शन।
So you can also check it. Estimate the total cost if output is 350 units. वो कहता है जी अगर 350 यूनिट है तो आप ये बताइए ये टोटल कॉस्ट कितनी है. बड़ी सिंपल सी बात है. जब मुझे पता चल गया कि $5,000 फिक्स कॉस्ट है, चाहे मैं 300 यूनिट बनाऊं, चाहे 0 यूनिट बनाऊं, चाहे 500 बनाऊं, चाहे मैक्सिमम कैपेसिटी तक बनाऊं, तो $5,000 तो मैंने पहले लिख दिए. 350 यूनिट है जी, तो 350 इंटू 350 इंटू $10, ये आ गया जी $8,500 की कॉस्ट आएगी इफ आई गो फॉर 350 यूनिट्स. आंसर दिया हुआ है, क्या करना है आंसर का, जब आपको लॉजिक ही समझ आ गया. ठीक है जी, मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में. टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी बात पे आधारित है जो अभी अभी लॉजिक इलस्ट्रेशन नंबर 3 से मैंने बताया. थोड़ी हिम्मत करते हैं. और यहां पे लिखा हुआ है तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वेरियस लेवल्स हैज बीन दिस 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 दिस. अब देखो जी, मैंने आपको कहा ना ये 26 है और ये 50 है. हमेशा हम कंट्रास्ट को कंपेयर करते हैं, लोएस्ट को हाईएस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, लोएस्ट कॉस्ट को हाईएस्ट कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन करेंगे. तो नीचे लिखा हुआ यूज हाई लो मेथड, नहीं भी लिखा हो. आगे लिखा है टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स कॉस्ट. वो कहता है ये बताओ कि ये जो टोटल कॉस्ट है बेटे, टेस्ट योरसेल्फ, मॉक टेस्ट, कैप्लॉन, बीबीपी भरा पड़ा इन चीजों से. तो इसलिए लॉजिकली आप देखो तो मैंने कहा जी एज पर हाई लो मेथड हो या नहीं हो, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन. तो चेंज इन कॉस्ट कितनी है जी, 7,310 माइनस $6,566 अपॉन 50 माइनस 26. मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशंस आपके सामने की और आपके लिए आंसर निकाल दिया. मैं आ गया जी आपके सामने 7310 माइनस 6566, ये आ गया जी 75. एक सेकंड में दोबारा से देख लूं, शायद 7310 माइनस 6566 इज इक्वल टू 755, $755. आप चेक कर लीजिए, मैंने कैलकुलेटर से किया है, अपॉन 24 ठीक है सर. तो 755 डिवाइडेड बाय 24 दैट कम्स टू 31.45, आराम से 31.45. सो दिस इज 31.45. बेटा ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है, वेरिएबल है. चेंज हमेशा वेरिएबल में आता है, फिक्स्ड में नहीं आता. अब आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहें तो देख सकते हैं. मैं हार्ड कॉपी से निकाल लेता हूं सो कि मुझे बार बार इसमें चेंज ना करना पड़े. तो एक बार देख लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं टेस्ट योरसेल्फ 7 में. आप भी निकाल लीजिए अपनी हार्ड कॉपी से, मैं सॉफ्ट में नहीं लेके आ रहा, फिर थोड़ा सा मेरे को बार बार चेंज करना पड़ता है. तो ये आ गया जी 3.1, बिल्कुल ठीक है, 3.1 पर यूनिट. 3. अच्छा 31.4 है तो उन्होंने $31 ले लिया. ठीक है, उसके बाद टोटल फिक्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट आपको पता चल गई, टोटल कॉस्ट आपको पता है, जो डिफरेंस आएगा दैट इज फिक्स कॉस्ट. यू कैन कैलकुलेट, इजी है, मुश्किल नहीं है. मैं अब लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं जो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू बताना चाहता हूं. वो बेटा ये वाला है कि मान लेते हैं आपको जैसे पता है कि जब हम ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट धीरे धीरे कम आनी शुरू हो जाती है. मतलब आप घर में पिज्जा बनाते हैं, है ना, तो पिज्जा 10 यूनिट तक बनाएंगे तो एक कांस्टेंट रहेगी, अज्यूम कर रहा हूं. 11वां यूनिट जब बनाना शुरू कर देंगे तो उसमें कुछ आपकी कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की या पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस समटाइम्स ड्यू टू सिनर्जी बेनिफिट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम्स डाउन. तो अभी तक जो मैंने अजम्पशंस ली थी वो ये आपको पता ही नहीं, वैसे अजम्पशंस हैं बेटे जो भी अभी तक हमने किया हाई लो मेथड में. वी हैव यूज्ड सम अजम्पशंस. क्या यूज किया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, मतलब चेंज नहीं होगी, चाहे वो 1 यूनिट बनाए, चाहे 1 लाख बनाए, चाहे 10 लाख बनाए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम. टोटल फिक्स कॉस्ट विल आल्सो रिमेन सेम. तो आप चेक करिए क्या क्या assumptions हैं. The only thing that can change is the change in the activity. We can only change the activity. Variable cost मतलब प्रोडक्शन इन यूनिट्स में चेंज आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज नहीं आएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा. द कॉस्ट अंडर कंसिडरेशन इज पोटेंशियली सेमी वेरिएबल, इट हैज बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल. जो कॉस्ट आपको दी गई है क्वेश्चन में, जिसका आप विभाजन कर रहे हो, द कॉस्ट व्हिच यू आर बाइफरकेटिंग इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, दैट कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट. इट मींस इट हैज टू एलिमेंट्स, सम पार्ट इज फिक्स्ड एलिमेंट एंड सम पार्ट इज वेरिएबल एलिमेंट. दीज आर द अजम्पशंस. बेटे क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ अजम्पशंस होती है ना कि क्रिकेट की पिच का साइज ये है,
है ना, 22 यार्ड की पिच होगी, बॉल का साइज ये है, बैट का साइज ये है, 11 प्लेयर होंगे, 2 बैठेंगे, 3 एम्पायर होंगे, ऐसे चौका होगा, ये छक्का होगा। इसी तरह से हाई लो मेथड जब हमने यूज किया तो हमने कुछ बातों को, कुछ मान्यताओं को, कुछ अजम्पशंस को ले लिया कि भाई ये बातें तो होंगी। क्या बात होगी? एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, चेंज होगा तो किसमें? प्रोडक्शन में। और जो कॉस्ट दी हुई है वो सेमी वेरिएबल इन नेचर की है, मतलब उसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड भी है और कुछ पार्ट वेरिएबल भी है। बट अगर मैं अपनी अजम्पशन थोड़ी सी चेंज कर दूं, थोड़ी सी चेंज मींस जो मैंने अभी अज्यूम किया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप ज्यादा काम करते हो, जब आप ज्यादा पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, तो आपकी आउटपुट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, सिनर्जी के बेनिफिट्स आते हैं। तभी तो लोग मर्जर अमालगमेशन करते हैं। अच्छा, जब सिनर्जी के बेनिफिट्स आएंगे तो क्या पर यूनिट कॉस्ट कम होगी? बिल्कुल कम होगी। क्यों नहीं कम होगी? तो मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूं कि अगर मैं वो एक असम्पशन चेंज कर दूं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, अगर मैं उसको चेंज कर दूं कि भाई ये असम्पशन नहीं लेनी, ये चेंज हो सकती है, मतलब ये वेरी हो सकती है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई हाई लो मेथड और आप आराम से फिर भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना तो ज्यादा याद रहेगा। फिर भी एक बार हम पढ़ रहे हैं, सम टाइम फिक्स कॉस्ट आर ओनली फिक्स्ड। अच्छा, sometimes within certain levels of activity the high-low method can still be used to estimate the fixed and the variable. Choose the two activity levels where the fixed costs remain unchanged and calculate the variable cost per unit and the total fixed cost using the high-low. ठीक है सर, कहने का मतलब है वो ये कह रहा है जी आपने बस बार बार उसी चीज को यूज करना है, चाहे वो कॉस्ट बढ़ भी जाए या कम हो जाए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, छोड़ दीजिए जो मैंने बताया, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ज्यादा बात समझ आएगी। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट द 3 एक्टिविटी लेवल्स। 4000 यूनिट की एक्टिविटी लेवल है, 6000 यूनिट की एक्टिविटी लेवल है, 7500 यूनिट की एक्टिविटी लेवल है। टोटल कॉस्ट इतनी है, इतनी इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट and there is a step up of 10% in the total fixed cost when the activity level exceeds 5500 यूनिट। वो कहता है जब 5500 यूनिट से ज्यादा, जैसे आप कंप्यूटर लेते हैं, हार्ड डिस्क है एक लेवल की, लेकिन उससे ज्यादा काम करेंगे तो आपको एक एडिशनल हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर उसके बाद होगी तो दैट इज स्टेप वाइज फिक्स कॉस्ट। तो कहता है वो 10% से बढ़ जाएगी when the activity exceeds say 5500 यूनिट्स। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहां पर फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, उसका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी करेंगे सो दैट आपको ज्यादा क्लैरिटी हो। आपने घबराना ही नहीं है, आप आराम से चेक करिए जी। मैं कहता हूं 4000 में व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एक्टिविटी लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स, आपको 5000 यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। देखो जी, आराम से हम नीचे सोल्यूशन को देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ आएगा। मैंने लिखा जी नीचे, कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट बाय कंपेयरिंग द टू आउटपुट लेवल्स, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन। तो चेंज इन कॉस्ट चेक करिए जी, 54,800, 54,800, 54,800, 54,800, 7,500 यूनिट बनाए तो 54,800 आता है। ठीक है सर, 54,800 -50 -50 -50 -50, क्योंकि इस इन दोनों लेवल्स में फिक्स कॉस्ट सेम है ना। इसका मतलब यहां पर बस अब ये सावधानी बरतनी है कि अगर फिक्स कॉस्ट चेंज हो या वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो, आपको वो दो एक्टिविटीज लेनी है, अब कंट्रास्ट वाली नहीं लेनी है, आपको वो दो एक्टिविटीज लेनी है जहां पर वो फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट हो, देन ओनली आई कैन यूज हाई लो, बिकॉज हाई लो की अपनी असम्पशंस है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप में से कौन सा बच्चा है जो मुझे बताएगा कि मैंने 4000 यूनिट की कॉस्ट नहीं ली क्योंकि जबकि ये लोएस्ट था? बेटे ये लोएस्ट होता हम लेते अगर टोटल फिक्स कॉस्ट 4000 में भी, 6000 में भी, 7500 में भी, सब में सेम रहती। बट वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 5500 यूनिट करते हो तो आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है। इसका मतलब 6000 यूनिट में और 7500 में फिक्स कॉस्ट सेम है। It means I cannot now compare 4000 with 7500, the lowest with the highest. Rather, I will compare those two activity levels जहां पर वो फिक्स कॉस्ट सेम है। ठीक है, तो 6000 में भी और 7000 में भी सेम है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा जी? मैंने लिखा कि यहां पर दिस टोटल चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन दैट कम्स टू $3, $3.20। बेटा ये वेरिएबल कॉस्ट आया, अब तो कर सकते हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट अगर है तो आप फिक्स कॉस्ट कर सकते हैं। आपने इतने यूनिट्स बनाया, ये आया, ये आ गया बेटा 30,800। अब आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है और जो फिक्स कॉस्ट है वो 5500 से ज्यादा बनाएंगे तो 10% बढ़ चुकी होगी।
इसका मतलब 5500 से कम बनाएंगे, 5499 यूनिट्स भी बनाएंगे तो 10% कम होगी। तो ये बढ़ी हुई कॉस्ट है या कम है? $30,800 इज ऑन द बेसिस ऑफ 6000 यूनिट्स एंड 7500 यूनिट, इट मींस इट इज बढ़ी हुई कॉस्ट। तो मुझे अगर अगर 4000 यूनिट की फिक्स कॉस्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 30,800 में से 30,800 में से मैं अगर 10% कम कर दूं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी 100 मान लेते हैं पहले फिक्स कॉस्ट थी 100, फिर 10 बढ़ गई तो 110 हो गई। 110 थी, 110 थी तो पहले 100 थी, और अगर 30,800 है तो अब कितनी होगी? बिकॉज 30,000, बेटा ये तो थर्ड क्लास में किया था आपने, है ना, ये तो बढ़ी हुई कॉस्ट है। तो आप डायरेक्टली 10% ऑफ 30,800 नहीं निकाल सकते, या तो 10/110 करो, या ऐसे कर लो, सिंपल सा तरीका है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि 30,800 इज आफ्टर इंक्रीजिंग। So if the original cost, fixed cost is 100, then the increase is 10, then total is 110। अगर टोटल 110 है तो फिर ये 100 है और 30,800 है तो कितना होगा? You can calculate, and that comes to 28,000 units, $28,000। Now the fixed cost will remain same। इसको यूज कर सकते हैं और फिर इसकी वेरिएबल निकालकर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यही बात अगर वेरिएबल कॉस्ट में आ जाए, जो मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दे दी, because when I increase the production, my variable cost per unit will also can change due to synergy benefits, and my fixed cost per unit can also change। वो तो change होती है, but total fixed cost will also change if I increase the production, up to a particular level, up to installed capacity तो सेम रहेगी, उसके बाद तो बढ़ेगी या कम होगी। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में बदलाव आ गया तो फिर वही टेक्निक लगानी है। आपने वो दो एक्टिविटी लेवल्स लेने हैं जहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम आएगा, उसके बेसिस पे आपने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर देनी है, और उसके बाद फिर वैसे ही करना है जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 करके दिखाऊंगा, और आपको लॉजिकली समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेटे आप बस थोड़ा सा, मुझे पता है ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन लास्ट पहलू है, खत्म करके हम आगे चलेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कंपनी, आउटपुट 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट $7,800, $8,000, $8,600 फॉर आउटपुट वॉल्यूम अबव 350 यूनिट्स। अबव वो कहता है जी 350 यूनिट से ज्यादा अगर हुआ, ठीक है जी, तो वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स बाय 10%। इसका मतलब मुझे अब इस 400 यूनिट्स को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कम हो चुकी होगी, बिकॉज वो कह रहा है 350 यूनिट से ज्यादा जब प्रोड्यूस करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगी। इसका मतलब 200 यूनिट्स में और 300 यूनिट्स में सेम होगी। मुझे वही दो एक्टिविटीज लेने हैं, उन्हीं को कंपेयर करना है जहां पर वो अजम्पशंस आ रही हो। इसका मतलब जहां पर वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रही हो, तो मैं इफ आई वांट टू, अच्छा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 450 यूनिट्स। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे 450 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है तो मुझे फिक्स कॉस्ट भी चाहिए कितनी होगी और वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए कितनी होगी। अच्छा वेरिएबल और फिक्स मुझे पता होनी चाहिए, बट मेरे को टोटल कॉस्ट गिवन है। अच्छा टोटल कॉस्ट गिवन है तो 3 लेवल्स पे गिवन है। अच्छा 2 लेवल्स पे कॉस्ट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, टोटल फिक्स कॉस्ट वैसी सेम रहती है। इसका मतलब 200 यूनिट्स के लेवल पे और 300 यूनिट के लेवल पे वो अजम्पशंस फुलफिल कर रही है जो मैंने अभी आपको बताई। इट मींस आई कैन कंपेयर विद दिस। तो $8,000 माइनस $7,000 अपॉन $300 माइनस $200, दैट कम्स टू $10 पर यूनिट। अब तो सिंपल सिंपल है जी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 300 यूनिट्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 300 यूनिट्स इंटू 10, ये आ गया जी $3,000। फिक्स टोटल 8,000 है, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई $5,000। बस एक ही मास्टर की है कि आपको कंपेयर वही वाले लेवल्स करने हैं जहां पर वो अजम्पशन फुलफिल कर रही हो, जहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या टोटल फिक्स कॉस्ट सेम हो। आप बस वो दो एक्टिविटी लेवल पे करना वही है जो मैंने बताया। अब आप ये बताइए जी वेरिएबल कॉस्ट ये जो ₹10 पर यूनिट है, ये तो है अभी डिक्रीज वाली नहीं है, ये तो पहले वाली है। तो अब सवाल आता है कि अगर आप 300-450 यूनिट बनाए तो क्या वेरिएबल कॉस्ट ₹10 पर रहेगी? नहीं, $9 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि $10 में 10% कम कर देंगे तो $1 कम हो गया, 10 माइनस $1 दैट कम्स टू $9। तो 450 के लिए आप ये बताइए इंटू $9 ये कर दें, और फिक्स्ड कॉस्ट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट $5,000 है ही, तो ये बेटे आपके सामने $9,050 आ गया।
मैंने कहा मुश्किल नहीं था। आज ये लेक्चर 7 में मैंने आपके टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस भी और कैप्लॉन का हाई लो मेथड भी, बिहेवियर भी करा दिया। अभी हमने कॉस्ट को क्लासिफाई करना है, अभी 2-3 मेथड्स हो रहे हैं, उसको भी हम सीखेंगे, है ना। ये नहीं सोचेंगे कि वो F5 में नहीं करें, बेटे करना है। अभी मैंने फंक्शन वाइज बताना है। फंक्शन वाइज तो इसमें लेक्चर नंबर 8 में आई विल बी टेलिंग यू कॉस्ट क्लासिफिकेशन एज पर फंक्शन वाइज। वो तो आपके उसमें कैप्लन में भी है, बीबीबी में भी है। तो जल्दी से बेटे आपने नेक्स्ट क्लास में भी बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठना है, कमर सीधी करके बैठना है, रजिस्टर्स हार्ड कॉपी लेके बैठना है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।